उत्तर प्रदेश के सदर शौकत साहब नाम करना है और एक चिंता यादव हम सब लोगों के दिलों की धड़कन, इस कौम की रूए रवा अरहाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, या इलाही लाज रख ले कोशिशे तामीर की, हमने कुछ दिन के आशियाने के लिए वही करो दोस्तों आपके बीच में मैं तकरीर बहुत किया करता हूँ, लेकिन आज आपको फैसला करना है। फैसला इस बात का करना है कि आज मेरे बाप की 50 साल जिंदगी जो मेरे बाप ने आपको दिया है, मेरे बाप ने अगर 50 साल आपकी खिदमत किया है, अगर उनसे कोई गलती हुई हो, आप जानते हो मेरे दोस्तों, आज कल वो बीमार चल रहे हैं, हर 20 दिन में मैं 6 लाख रुपए का उनको इंजेक्शन लगवाता हूँ। आप जानते हो वो जिंदगी और मौत के कहानी पे खड़े हुए हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर उनसे कोई गलती हुई हो वो तुम माफ कर देना। और आज लोग कहते हैं कि वोट नहीं है, आज बताओ 2012 में इस राघवेंद्र सिंह को किसने हराया था? तब मैंने हराया था, मेरे बाप ने हराया था। आज समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है, पिछली बार उनके पास हाथी निशान था, क्या आप बताओ हाथी निशान का 25,000 वोट नहीं है? क्या आप बताओ कमाली सुन मलिक के चाहने वाले 25,000 नहीं है? तो आज अगर उनका 40,000 42,000 वोट निकाल दिया जाए तो उनके पास कौन सा वोट है? आप बताओ सिर्फ मुसलमान के वोट में वोट चाहिए उनको। आज हमारे पास कट्टर बाबा है, दिनेश पांडे है और तमाम पप्पू दूने हैं, तमाम हिंदू साथी जो मेरे साथ 25,000 के तादाद में मेरे बाप के नाम पे खड़े हैं। दोस्तों आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मेरे साथ, अरे मेरे कौम के लोगों, अरे मेरे दोस्तों, अगर आप मेरा साथ दे दो तो मैं भाजपा को हरा दूंगा। यहाँ का विधायक कहता है कि इस टोपी वाले को, वो क्या कहा था कि इस टोपी वाले को, इस शेरवानी वाले को, इस पैजामे वाले को, इसकी टोपी, इसका पैजामा, इसका शेरवानी निकाल देंगे। मैं एक दिन नहीं 3 दिन तक बैठा हुआ है ये टोपी वाला, बैठा हुआ है ये शेरवानी वाला, बैठा हुआ है ये दाढ़ी वाला, और ला करके तुम्हारे आंख में आंख डाल करके मैं बात कर रहा हूँ। तुम कहते हो डीएनए टेस्ट कराएंगे, अरे डीएनए टेस्ट पहले अपना कराओ, डीएनए टेस्ट अपने बाप का कराओ, औलाद की डीएनए टेस्ट कराओ, जो डॉक्टर के साथ बैठ करके जो और लोगों का बैठ करके और बनाता है नसीम के साथ, उसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके आका योगी आदित्यनाथ को डुमरियागंज में आने से किसने रोका था? ये शख्सियत कमाली सुन मलिक बैठी हुई थी, किसने रोक दिया था? और योगी को नहीं आने दिया था इस डुमरियागंज में। तो वो हैसियत, वो शख्सियत, उसके आंख में आंख डाल करके बात करने वाली अगर तक हैसियत है तो कमाली सुन मलिक की है, उसकी औलाद की है। आप जानते हो मेरे ऊपर हराम का कोई खून नहीं है। मैं दोस्तों फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो, मैं डुमरियागंज को एक अमन पसंद डुमरियागंज बनाऊंगा और मैं डुमरियागंज में अपने बाप के अधूरे कामों को पूरा करूंगा। मेरे दोस्तों मेरे बाप बीमार हैं, मैं आज अपना हक मांग रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना हक दोगे? आज बता दो, अब मेरा बाप बीमार है, आप जान रहे हो मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं सबके दरवाजे पे मैं पहुंच पाऊँ, मैं इस हैसियत में नहीं हूँ। मैं आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लावारसी की हालत में चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन डुमरियागंज की जनता चुनाव लड़ रही है। आज मेरे लिए एक लोग खड़े हो जाइए, अगर मेरे बाप ने कुछ किया है तो आज मैं उसका सिला चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाइए। खुदा आगे से हट जाइए भाई, आगे इरफान मलिक जिंदाबाद, इरफान मलिक जिंदाबाद। दोस्तों मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मुझ जैसा ना इंसान एक ऐसे कैद को बुलाने जा रहा है। ये एहसान है इरफान मलिक का मेरे ऊपर कि मेरे बच्चे नहीं अदा कर सकते हैं। मैं इस शहर के साथ मेरी वैसी को
दीनी समन कांप रहा है, सब एक तरफ चलके कमर कांप रहा है। मैं दोस्तों आज एहसास है इरफान का कि मैं सरकार का संचालन कर रहा हूँ, डॉक्टर राम भागनाम है मेरा। मैं अब्दुद्दीन अवैसी साहब को आवाज दे रहा हूँ कि डुमरियागंज की पवित्र धरती पे हुए और एक पैगाम एक संदेश देते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए बहुत ही सीनियर नेता हमारे बुजुर्ग जनाब यूसुफ कमाल साहब और उनके लायक बेटे, उनके जानशीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मेरे भाई जनाब इरफान मलिक साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए मेरे मजलिस रुखा मराकी के बल्दिया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार साहब, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है, वो हमारे ताइदी उम्मीदवार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ और 3-4 पार्टियां इसमें शामिल हैं, जिसमें हम सब ने तय किया कि अगर आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं रही और उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, तो उसका पहला मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा और 2.5 साल के बाद एक दलित को इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। वहीं पर यह भी तय हुआ कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रहा है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हक मिले और उनका विकास हो। और मुझे बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए कि जब इरफान मलिक साहब हमसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए तो अकेले नहीं आए थे और हमको जानकर बड़ा खुशी भी हुई और थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। सही कह रहे हैं आपसे। अब इरफान मलिक साहब जब आए तो उन्होंने हमको दिल्ली में हमारे साथ वो दिल्ली आए तो हमको मिलाया कि सर ये हमारे पंडित जी है। तो कहाँ है पंडित जी? इन दोनों को लाए। अब आप पहुंचिए
सुनिए सुनिए, जब हमारे घर को इरफान साहब आए हमको मिलाया, मुलाकात करवाई, हमने कहा पंडित जी ओवैसी के घर पे आ गए आप। बोले कि नहीं, आए नहीं है, इरफान मलिक को खींच के लाए आपके पास। यही कहा था आपने, यही कहा था आपने। उन्होंने कहा था कि सर इनको हम पकड़ कर लाए हैं। मैंने कहा, फिर पूछा पंडित जी आ तो गए, ये बताइए क्या करेंगे इरफान मलिक को। तो उन्होंने कहा कि सर ये यूसुफ मलिक साहब के बेटे हैं, वो 5 मर्तबा के विधायक हैं, बड़ा उनका नाम है और हम सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी पर पंडित जी ने कहा आप इरफान मलिक का टिकट कर दीजिए और हम इनको जिता कर लाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस विधानसभा की जनता से ये विनती कर रहा हूं कि मजलिस का जो प्रत्याशी है उसको सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का साथ नहीं है, बल्कि हर समाज उनके साथ आज खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इरफान मलिक साहब की और खास तौर से उनके बुजुर्ग, उनके वालिद यूसुफ कमाल साहब की मेहनत का नतीजा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह यूसुफ कमाल साहब को अल्लाह सेहत दे, उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनकी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला उनके बेटे इरफान मलिक को यहाँ का विधायक बनाए, ताकि वो अपने वालिद से ज्यादा मेहनत करेंगे, उनसे ज्यादा नाम कमाएंगे और वो अपने वालिद के नाम को जिंदा रखेंगे। तो उसके लिए इरफान मलिक साहब को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी एक बड़े बाप, बहुत बड़े हमारे वालिद साहब मरहूम, वो 6 मर्तबा के सांसद थे, करीब 24 साल 21 साल एमएलए थे। उनका इंतकाल दिहान 2008 में हुआ और 2008 में हैदराबाद से दूर एक मुकाम है वाटोली, 200-250 किलोमीटर है। उस वक्त आदिलाबाद जिले में आता था। वहां पर किसी एक घर में जालिमों ने घर के 7 अफराद को जिंदा जला दिया था। तो हमारे भैंसा के सदर जाबिर अहमद साहब ने फोन करके बोले कि साहब आप कैसा भी यहां पर पहुंचना चाहिए। मैंने कहा जाबिर साहब कर्फ्यू है, रास्ते पर पुलिस की छावनी लगी हुई है, मैं कैसे आऊंगा। तो जाबिर अहमद की आंख में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया और कहा कि साहब आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, आप आना यहाँ पर, हम परेशान हैं। मैं अपने मरहूम वालिद के साथ, मेरा बचपना था, 12-13 साल की उम्र थी। उस वक्त से मैं हमारे वालिद के साथ उस वक्त के आंध्र प्रदेश के उनके साथ सफर में जाता था। अकेले मैं हैदराबाद से निकला, मेरे पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी। हैदराबाद से अकेले 280 किलोमीटर में गया, क्योंकि गांव के बहुत ऐसे रास्ते होते हैं जो पुलिस को भी नहीं मालूम होते, वो आपको मालूम होते। खैर हमको मिला, हम पहुंचे वहां पर, जो भी करना था एहतजाज किया, हुकूमत से नुमाइंदगी की और शायद रमजान का महीना था, जो भी था, मैं वापस हो रहा था। तो फजर की नमाज हम निजामाबाद मुकाम है, शहर है, वहां पड़े, गाड़ी में डीजल डलाए और जब डीजल डला रहे थे तो एक ज़ईफ आदमी, मेरे ख्याल से 75 साल की थी, वो पेट्रोल स्टेशन पर आए, हमसे मुलाकात किए, बोले तुम असदुद्दीन ओवैसी हो। मैंने कहा हाँ मैं असदुद्दीन। बोले उतरो। हम गाड़ी से उतरे, अकेले थे। फिर उसके बाद हमसे कहा कहां से आ रहे हो। हमने कहा कि चाचा वाटोली गए थे, वहां पर एक परिवार के 6 लोगों को जालिमों ने जिंदा जला दिया था। तो वो ज़ईफ आदमी रोना शुरू कर दिए, हमको गले से लगा दिए और हमको गले से लगा। हम ताज्जुब कर रहे थे, शायद वो बेचारे वो खबर सुनकर जज्बाती हो गए, भावुक हो गए। तो बोले चाचा नहीं हम गए। तो बोले नहीं वो बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी थे ना,
वो 1970 में या 69 में निजामाबाद में फसाद हुआ था, तो तुम्हारे पिताजी हैदराबाद से मोटरसाइकिल पर निजामाबाद आए थे। आज तुम ऐसी जगह पर जाकर आ रहे हो, तुम गरीबों की मदद करने के लिए गए। तो उन्होंने मेरे जो अल्फाज कहे थे, मेरे जब भी मैं याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिता सलाहुद्दीन ओवैसी जिंदा नहीं है, मरे नहीं है, जिंदा है वो। उन्होंने कहा कि सुनिए, उस सही बुजुर्ग ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी मरा नहीं है, जिंदा है। मैंने कहा चाचा ये क्यों कह रहे हैं? तो बोले तुमने आज जाकर उन गरीबों की मदद की तो तुम्हारा पिता जिंदा रहेगा। तुम जब गरीबों की मदद करना छोड़ जाओगे तुम्हारा पिता मर जाएगा। ये हमको सिखाया गया, ये हमको सिखाया गया है। ये हमको राजनीति करना इस तरह हमको सिखाया गया है। हमारे लिए राजनीति कोई तिजारत नहीं है, दौलत कमाने का जरिया नहीं है। हमको ये सिखाया गया कि जहां पर गरीब मजलूम को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए लड़ो, उसके लिए आवाज उठाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह इरफान मलिक साहब भी एक बहादुर और काबिल बाप के बेटे हैं। हमको यकीन है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर इस विधानसभा की जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। वो तमाम को साथ लेकर चलेंगे। वो सिर्फ एक समाज की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे। वो तो एक गुलदस्ता बनाकर रखेंगे इस विधानसभा में, चाहे कोई मुसलमान हो या ना हो। रात के अंधेरे में वो पुकारेगा, दिन के उजाले में पुकारेगा, तो इरफान मलिक दौड़ता हुआ आपके लिए आपके दरमियान में आएगा, आपका खादिम बनकर रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दिया। उत्तर प्रदेश ने कौन सा विकास का काम किया? यहाँ पर 4.5 साल 5 साल के करीब हो चुके हैं। 5 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि हाँ, सांड और भैंस और बैल किसान की फसल को खा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री जी कौन जिया तेरे जुल्फ के सहरों में। 10 मार्च के बाद इतना लंबा छोड़ते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पूरी खबर है कि कौन क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम कि 5 साल से ये सांड और तमाम के लोग जानवर मिलकर खेत को साफ कर दिए। तो प्रधानमंत्री को जो बढ़ जाएगा, अभी दिख रहे चाचा, तुम खुश, हैप्पी, दिल खुश हो गया? चलो चाचा हमको देख लिए, हम पूरी भारत की लैला है। चाचा एक बात याद रखो, एक बात याद रखो। अरे सुनो, अभी नारा लगाने का टाइम है, जिंदा रहेंगे। चाचा एक बात याद रखो, तुम हमको देख लिए बस अपनी आंखों में, अपने दिमाग में, अपनी दुआओं में हमको याद रखो। बस यही चाहते और कुछ नहीं चाहते आपसे। और आप हमको देख लिए, मगर असल देखने की चीज तो ये इरफान मलिक है। इसको कामयाब कर दो आप। ये हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, आप इनको कामयाब कर दीजिए। हम आपसे बता रहे थे, चुट्टा सांड की बात कर रहे थे, चाचा ने कह दिया आई वांट टू सी यू। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल के बाद आज देश के प्रधानमंत्री को होश आया, वरना वो तो नहीं मालूम कौन सी दुनिया में थे। आज 10 मार्च के बाद कुछ होने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री का आइडिया क्या है? प्रधानमंत्री और उनकी योगी हुकूमत ने
5 साल पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि 70 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा, यहां से किसी को नौकरी मिली तो हाथ उठाओ, किसी को नौकरी मिली तो हाथ उठाओ। किसको नौकरी चाहिए? मीडिया वाले आप भी उठा दो, हालात खराब होने वाले हैं। अब आप बताइए, 70 लाख का वादा किया, झूठ साबित हुआ। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर है, इंजीनियर है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तुम फिक्र मत करो, तुमको और एक रोजगार देंगे। क्या देंगे? गोबर देंगे, उसको पैसे कमाओ। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के संविधान में आर्टिकल 51 बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। अंबेडकर का बनाया संविधान, आप उस पर बात ही नहीं करते। तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के बादशाह सलामत बन चुके हैं। तो उनका उत्तर प्रदेश का वजीर बोलता है, बादशाह ने ये बात कही तो मैं कैसे पीछे हटूं? तो उनके वजीर कौन है? योगी पापा। पापा ने कहा कि जब बादशाह सलामत ने बात कही तो योगी ने कह दिया कि मैं चुनाव के बाद 10 तारीख के बाद जिस किसी के पास सांड होगा मैं उसको 900 रुपये दूंगा। आपको मालूम कितनी तौहीन है ये? उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है, जो हैंडीकैप कहते हैं अंग्रेजी में, उनको सरकार महाना 1000 रुपये पेंशन देती है। जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक सांड को 900 रुपये। बाबा, आपके पास इंसानों की जान की कीमत नहीं है क्या? कितनी बेइज्जती कर रहे हैं इंसानों की। तो क्यों नहीं आप उन जानवरों से कहते कि आपको वोट दे दो, विकलांग हमको वोट देगा, इरफान को वोट दे देगा इंशाल्लाह। आप बताइए क्या क्या लोग कहते हैं। और फिर योगी मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि मोदी का नमक खाया है इसलिए वोट देंगे। आप देश का नमक खाए या मोदी का खाए बताओ? किसका नमक खाए आप लोग? हाथ उठाकर बोलो प्यारे। अब मोदी जी बोल रहे मेरा नमक खाए। मोदी जी, आप गुजरात से आते, भूल गए गांधी की कुर्बानी को? आप भूल गए महात्मा गांधी की लड़ाई को? उसी गुजरात की सरजमीन पर क्या किया था गांधी ने? कैसे हिम्मत हुई आपकी कि आप ये बात कहेंगे कि मेरा नमक खा रहे? आप किसका नमक खाकर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर गए? देश का नमक खाकर आप प्रधानमंत्री बने। ये देश का प्रधानमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है और कह रहा है कि नमक मेरा खा रहे हैं। अरे तुम और हम सब देश का नमक खाते और खाते रहेंगे। अगर आप किसी को 500 रुपए का राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, किसी के बाप का पैसा गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार का पैसा है। सरकार और भारत मोदी से बड़ा है, ओवैसी से बड़ा। अगर आप 500 का राशन दे रहे हैं तो महिलाओं से कह रहे बहन जी 500 का लीजिए, 1400 का गैस का सिलेंडर खरीदिए। कर रहे हैं ना? गैस का सिलेंडर सस्ता हो गया क्या? 500 का राशन देके 1400 का गैस का सिलेंडर ले रहे मोदी जी। और एक गरीब माँ अगर अपनी बेटी के भूख को मिटाने के लिए बिस्किट खरीदती है पैकेट, उस पर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी का पैसा आपको मिल रहा है। आपने नौकरियां कितनी दी है बताओ? देश के प्रधानमंत्री ये पैगाम देना चाह रहे कि जो उनको वोट दिया वो नमक हलाल और जो नहीं दिया वो नमक हराम। देश के प्रधानमंत्री, इंसानियत कहां गई आपकी? आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है भक्त। हम कह रहे हैं कि इंसानियत की सरकार बनेगी और बनना चाहिए, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे। मगर बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करती। मुख्यमंत्री है, एक नेशनल टीवी चैनल पर आकर अल्पसंख्यक समाज को इतनी गंदी जबान में कटकुल्ला कहता है, 80-20 की बात करते हैं। और माशाल्लाह से योगी अब मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। कहते हैं कि मई जून में मैं डुमरियागंज में बर्फ डालूंगा।
अरे भाई कैसे लाएंगे? आपके पास क्या हिस्सा वो ज्यादा खा रहे आप रात में? कैसे लाएंगे? नौकरी नहीं दे सके, सांड का मसला हल नहीं कर सके, शिक्षा के लिए कितने स्कूल खोले आपने बताओ? स्कूल खोले यहां पर, डिग्री कॉलेज है यहां पर। कोविड की दूसरी वेव में लोग तड़प तड़प कर नहीं मरे जब इनको नमक याद नहीं आया, जब एक गरीब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, अस्पताल का बेड के लिए तड़प रहा था, बेड मिला तो दवाई के लिए तड़प रहा था। कहां की सरकार? ये सबको कह दिया कि जाओ। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि योगी सरकार ने राम भरोसे सबको छोड़ दिया है। कोर्ट ने कहा था ये बात, हमने नहीं कहा। ये सरकार का कारनामा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डुमरियागंज से इरफान मलिक जैसा बेहतरीन विधायक नहीं मिल सकता। इसको आप कामयाब करिए। आपसे हम वादा करके जा रहे हैं, अगर आप इंशाअल्लाह इनको कामयाब करेंगे, अगर ये कभी गलती करने का सोचेंगे भी, तो एक तरफ इनका काम इनके वालिद यूसुफ कमाल पकड़ेंगे, दूसरी तरफ इनका बड़ा भाई हम इनका कान पकड़ेंगे। आप इनको कामयाब करिए। हम 6 महीने में एक मर्तबा डुमरियागंज को आकर बैठकर इनसे पूछेंगे, बताओ इरफान तुमने कितना काम किया यहां पर? एक बार आप इनको मौका दीजिए। आप जानिए कि हम हैदराबाद में, हम कोई बड़े परिवार से, बड़े आला जात के खानदान से नहीं आए हम लोग। हम कोई नवाब के खानदान के नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी मेहनत मजदूरी करते थे, वकालत की। हम जुस्तजू किए, हमारे बुजुर्ग जुस्तजू किए, मेहनत किए, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए, तकालीफ उठाए। और असदुद्दीन ओवैसी का डुमरियागंज को यहां तक पहुंचाए। तो मेरा सियासी सफर कोई महलात से निकल कर नहीं आया हूं यहां पर। मैं कोई चमन में टहल कर नहीं आया हूं यहां पर। मुझे भी जेल जाने का मौका मिला, मुझे भी पुलिस ने अपना दामाद बना कर रखा। और 22 सितंबर 1999 को पुलिस ने मेरे ही क्षेत्र में मुझ पर लाठियां बरसाई, सर पर 18 टाके मुझे लगे। मैं जानता हूं तकलीफ और जुल्म क्या होता है। इसीलिए तो मेरी जबान से जब अल्फाज निकलते हैं तो जालिमों को कड़वी लगती है और मजलूमों को लगता है कि मेरी दिल की बात बोल रहा है। हम जानते हैं, इसीलिए तो उनको तकलीफ है, इसीलिए तो गाड़ी पर गोलियां चलाए, 4-4 गोलियां चलाए। ये चोर किस्म के लोग, नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद। हम जब टोल गेट पर रुके तो 4 गोलियां चलाए। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि आज हम नहीं मरेंगे, तो अल्लाह ने बचा दिया। आपकी दुआएं थी, हमारी मां की दुआ थी। अब यहां पर अगर कोई कह रहा है कि ओवैसी आएगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप यकीनन मेरी जान ले सकते हैं। आप यकीनन मेरी जान ले सकते हैं, क्योंकि आप जान ही ले सकते हैं ना, जान नहीं बचा सकते आप दिलों को तोड़ सकते हैं। दिलों को मिलाने का काम तो पंडित जी ने कर दिया, इरफान को यहां पर प्रत्याशी बनाकर। आप नफरत की बात करेंगे, मैं मोहब्बत को आम करूंगा। तुम पत्थर फेंकोगे, मैं फूल बरसाऊंगा। ये हमारी लड़ाई है विधानसभा में। तो बड़ी बात मत करो, बड़ी बात से बचो। सबको इस दुनिया से जाना है प्यारे। कोई अगला तो कोई पिछला, कोई यहां रहने नहीं आया है। और हमारे बारे में तो सबको बड़ी फिक्र होती है, तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अरे बाबू याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, शेर का बेटा हूं। मैंने आज तक कोई सिक्योरिटी ली ना कभी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। जंगल में शेर अकेला ही फिरता है ना। आजमा लो तुम्हारी किस्मत, आजमा लो तुम्हारी किस्मत। अगर अल्लाह ने लिखा मुकद्दर में कि शहादत मेरी मुकद्दर में है, तो मैं कहूंगा अल्लाह हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका।
ये डराने की बातें मत करो, अपने गली में घर में पुकार लेना, हमारे पास नहीं आना। और जब हम संसद में 5 मिनट के लिए तकरीर का मौका स्पीकर साहब हमको देते तो 300 बीजेपी के एमपी कान लगाकर सुनते अब क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, समझे ना। तो ना तो हमारी जबान का मुकाबला कर सकते, ना अकल का मुकाबला कर सकते। जिसके दिमाग पे पर्दा पड़ गया वो अनाप शनाप सकता है, जाने दो, माफ करते हैं उसको। बेचारे को अपनी शिकस्त नजर आ गई कि पंडित जी खड़े हो गए, ये समाज खड़ा हो गया, इरफान जीत रहा है, तो अनाप शनाप बोखलाहट में बोलना शुरू कर दिए। जमीन खिसक रही है, नजर आ रहा है कि भार होगी, यहाँ से कामयाबी इरफान की होगी और अल्लाह इरफान को इरफान बनाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए बोखलाहट में आकर बहुत सी बातें करते हैं। अच्छा हाँ, आते हैं भैया, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कर्जा किसी का नहीं रखेंगे। अब ये सपा वाले बोल रहे ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, भाग, ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीतेगी। हम तो क्या 2019 का चुनाव लड़े, पार्लियामेंट का लड़े थे हम, हमारा कोई प्रत्याशी था नहीं, हमारा कोई प्रत्याशी था 19 में। तुमने बीजेपी को वोट दिया तुमने, हमने तुमसे कहा था ये हमारे एजेंट आकर तुमको बोले, नहीं दिए ना। तुमने बीजेपी को कितनों ने वोट नहीं दिया था 19 में, उठाओ। अब ये हमारा हमको जिम्मेदार, ये हमारा हाल ऐसा है कि कल अखिलेश यादव के घर में अगर भैंस दूध नहीं देगी तो बोलेंगे नहीं, भैंस ने ओवैसी का भड़का भाषण सुन लिया, क्या बात है बताइए आप। अरे हम नहीं थे तो भी तुम हार रहे हो, तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपके वोट की अहमियत कब पैदा होगी, जब इरफान को आप कामयाब करेंगे। सपा नहीं हरा सकती बाबा को और मोदी को। आपने हिकमत, आपको कहा गया हिकमत है, हिकमत है, हिकमत है। अरे कैसी हिकमत है बताओ। 2017 में तुमने अखिलेश को बसपा को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 2014 में तुमने बसपा सपा को वोट दिया, बीजेपी जीत गई। 19 में आपने बहन जी अखिलेश को वोट दिया, तब भी 65 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। जब नहीं थे तो ये डरा डरा कर आप वोट हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी आपको उम्मीद दिला रहा है। डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर दीजिए। बीजेपी को रोकेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर बीजेपी को रोकना कैसे ओवैसी की जिम्मेदारी है। क्या मैं दरी बिछाऊं? क्या तुम दरी बिछाओगे? क्या अपने आप के लिए नहीं लड़ोगे? ये आपको नेता बनाने की लड़ाई है। आप नेता जब बन जाएंगे इंशाअल्लाह तो ये अखिलेश को यही तकलीफ है, ये आखिर ये है कौन जो आकर गरीब मजलूम की आवाज में उनके मसाइल को बयान कर रहा है और हमारा डर निकाल रहा है। बीजेपी को भी लग रहा है कि गर्मी तो निकल गई और हमने अब जो गर्मी पैदा की ना बाबा, वो सुबह कयामत तक गर्मी रहेगी, याद रखो। तो सपा के बात में मत आइए, कोई दम नहीं है, सपा कुछ कर ही नहीं सकती। सपा तो बीजेपी, अरे याद रखिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ ये राम और श्याम की जोड़ी है। एक सिक्के के दो रुख है, एक ही है बता रहे हैं आपको, कोई फर्क नहीं इन लोगों में। समाजवादी पार्टी कौन सी समाजवाद की बात करती? भाजपा ने 2014 में 2017 में वोट लिया किस नाम पर? बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया और क्या दिया? बाबा को मुख्यमंत्री बना दिया और बाबा ठाकुरवाद ठाकुरवाद ठाकुरवाद। अखिलेश को आपने 17 में, अखिलेश को आपने 12 में 2012 में सत्ता दी, समाजवाद के नाम पे वोट दो, भाईचारगी के नाम पे वोट दो, परिवारवाद निकला उसमें से। समाजवाद, भाईचारगी, भागीदारी, हिस्सेदारी इस मंच पर आपको नजर आ रही है। इरफान भी है, पंडित जी भी है, सब समाज के लोग हैं यहाँ पर। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए।
ये आपके विधानसभा की मुस्तकबिल की लड़ाई है। विधानसभा में शिक्षा की लड़ाई है, विधानसभा में अस्पताल बनाने की लड़ाई है, विधानसभा में रोड बनाने की लड़ाई है, विधानसभा में सबको समाज को साथ लेकर उनका एतमाद हासिल करके उनको लेकर आगे बढ़ने की लड़ाई। इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप बेखौफ होकर अपना वोट इस्तेमाल करिए और मुझे यकीन है कि आप तमाम एक बेहतरीन फैसला लेते हुए मेरे भाई इरफान मलिक साहब को वोट देकर कामयाब करेंगे। बीजेपी नाकाम साबित हुई है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए, हर एक के लिए। अब बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। आज विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं कि इस विधानसभा से अगर कोई बीजेपी को हरा सकता तो उसका नाम इरफान है, उसका नाम इरफान है। और इरफान के अपने आप अपना वोट दीजिए पतंग के निशान पर। इंशाअल्लाह हमारी और 2 सभाएं होंगी 28 का कहां पर, 28 को मोतीगंज में और एक को बयारा अंग्रेज। हाँ, एक को बयार अंग्रेज में। आएंगे आप लोग? चाचा आएंगे? हमको देखेंगे? आइए चाचा, हम भी आपको देख के खुश होते हैं। हाँ, ये बोल दिए ना, इनका बोल दिए, बाबूजी के कैंडिडेट है, इटवा से बोल दिए हैं। इटवा से रमेश कुमार भाई हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका भी आप साथ दीजिए। और आपसे एक बात कहकर रुखसत हो रहे कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुंतशिर मत होइए। याद रखिए हमारी इस बात को कि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट सब मिलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए और अपनी माँ और बहनों को मेरा सलाम पहुंचाइए ताकि उनको भी हमारा पैगाम मिले। और हमने जो भी भड़काऊ भाषण दिया है ना, इसको जरा व्हाट्सएप पर फैलाएंगे ना। वो फसाद बुक जिसको फेसबुक कहा जाता है उसमें भी डालो, लाइक करो, उसको पहुंचाओ ताकि योगी मोदी अखिलेश को पहुंच जाए कि डुमरियागंज जब गया इम्तिहान से इनको मालूम हो जाए कि यहाँ पर हवा सिर्फ पतंग की है, आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आने चाहिए इंशाअल्लाह। तो वो भी करना है। चलो डाल के 3 तारीख को पतंग को पीछे लगा के कि मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निजाम गुलशन को, और मुंतशिर हो तो रोना ही पड़ेगा। ये कह गए हमारे कौमी सदर शेर हिंद बैरिस्टर अवैसी साहब, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से और